हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लेसन नंबर 12 को डिस्कस करेंगे, जिसमें कचरूज थ्री सर्कल मॉडल ऑफ वर्ल्ड इंग्लिश को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स और व्यूअर्स को। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि उनको क्लियर चीज़ों का आइडिया नहीं होता। अगर हम इसी लेक्चर को वन बाय वन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करें तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, मतलब बहुत लंबी वीडियोस हो जाएंगी। तो मेरा पर्पज़ इधर ये है कि इस वीडियो को शॉर्ट करके बताना कि आपको इसके थीम के बारे में आइडिया हो जाए, ताकि आप जब इसको पढ़ें उसके बाद आपको इसको समझना और इसको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। तो अगर मैं इसी को ब्रीफली डिस्कस करूं लाइन बाय लाइन और हर वर्ड का मीनिंग बताऊं, तब ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो मेरी कोशिश ये है कि आपको इस लेक्चर के बारे में ओवरव्यू दे दूं, थीम दे दूं या मेन आइडिया दे दूं, ताकि जब आप इसको पढ़ें आपको आसानी से इसके बारे में आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या बताना चाह रहा है। तो हमारा ये मेन जो पर्पज़ इधर ये है ना कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करना है। तो आज से हम लेसन नंबर 12 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने लेसन नंबर 11 में भी कचरूज के सर्कल को डिस्कस किया, मॉडल्स को डिस्कस किया। आज इसके मज़ीद जो फर्दर मॉडल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक है इंस्टीट्यूशनलाइजेशंस ऑफ इंग्लिश, मतलब अदारों में इंग्लिश की अहमियत होना या इंग्लिश एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज या सरकारी ज़बान के तौर पे यूज़ होती है डिफरेंट कंट्रीज़ में। कहते द ऑफिशियल रिकग्निशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इंग्लिश के ज़बान का सरकारी तौर पे काबल होना, रिकग्निशन होना, उसको एक सरकारी ज़बान समझे जाना और इंग्लिश को इस लिहाज से एक्सेप्ट करना। द स्टेटस इज़ एक्सप्लिसिटली रिकग्नाइज, और इस स्टेटस को वाज़ह तौर पे हम इसका तयन कर सकते हैं, इसकी पहचान कर सकते हैं, रिकग्नाइज कर सकते हैं। अफ्रीका, अगर हम अफ्रीका के डिफरेंट कंट्रीज़ की बात करें या अफ्रीका एरिया या रीजन की बात करें तो उसमें डिफरेंट कंट्रीज़ हैं ऐसे हैं जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। इन कीनिया, अगर कीनिया की बात है, इंग्लिश इज़ द सेकंड नेशनल लैंग्वेज आफ्टर सवाली। इंग्लिश में जो सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश है उनकी लैंग्वेज के अलावा। उसके बाद इन नाइजेरिया एंड ज़िम्बिया इंग्लिश इज़ वन ऑफ द स्टेट लैंग्वेज। इन दो कंट्रीज़ में इंग्लिश लैंग्वेज स्टेट लैंग्वेज है। करेबियन की बात करें, इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल बाय लॉ, के उधर लॉ के तहत इसको ऑफिशियल या सरकारी ज़बान कहा जाता है। यूज़ इन एडिशन टू इंग्लिश बेस कैरोल एंड इमिग्रेंट लैंग्वेज, उसको कहता है इसको एडिशन इंग्लिश इजाफी लैंग्वेज के तौर पे यूज़ किया जाता है, और इसको इमिग्रेंट यानी महाजर जो होते हैं, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री से लोग आते हैं या जाते हैं, उनके लिए भी इस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। एशिया, अगर एशिया की बात करें, इट इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज इन पाकिस्तान, इन यूज़ इन सेवरल डोमेन्स, मतलब काफ़ी ऑफिस में हम लैंग्वेज, हमारी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है लेकिन हम इंग्लिश का यूज़ करते हैं। इन इंडिया कहता जी, इन इंडिया में भी एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। इट इज़ वन ऑफ द 4 ऑफिशियल लैंग्वेज इन सिंगापुर अलॉन्ग विद मलाले, मैदारियन एंड तमिल मोस्ट कॉमन होम लैंग्वेज। तो ये डिफरेंट जो एरियाज़ हैं, रीजन्स हैं, उनमें भी इस लैंग्वेज का यूज़ है इंग्लिश का। यूरोप, अगर यूरोप की बात करें तो इमरजेंस ऑफ यूरोप इंग्लिश वैरायटी, इंग्लिश वर्किंग लैंग्वेज यूरोपियन यूनियन अलॉन्ग विद फ्रेंच, मतलब यूरोपियन यूनियन में एक वर्किंग
लैंग्वेज है, मतलब सरकारी तौर पे या ऑफिशियल तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। इंग्लिश इज यूज फॉर कम्युनिकेशन इन मीटिंग, जब हम मीटिंग्स करते हैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑफिस में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, तब भी उनके यूरोप में इंग्लिश ही वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। फ्लुएंसी इन इंग्लिश इज़ प्रीरिक्वेस्ट फॉर EU एम्प्लॉयज़। उसके बाद यूरोप है, इंग्लिश इज़ वेरी हाई प्रोफाइल इन बेल्जियम, जर्मनी, द नेदरलैंड, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। मतलब बेल्जियम, जर्मनी में भी इसका बहुत बड़ा प्रोफाइल है। 90% ऑफ ऑल इंग्लिश यूज स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश एज देयर फर्स्ट फॉरेन लैंग्वेज। मतलब जो 90% स्टूडेंट्स है इसको सेकंड लैंग्वेज यानी फॉरेन लैंग्वेज के तौर पे प्रेफर करते हैं। उसके बाद लिमिटेशंस, इसकी हदूद क्या हैं? कचरूज 3 सर्कल मॉडल 1 की महदूद या हद क्या है इस मॉडल की? बेस्ड ऑन जियोग्राफी एंड हिस्ट्री, ये जियोग्राफी और हिस्ट्री पे बेस करता है। ये एक्चुअल यूज़ ऑफ इंग्लिश बाय स्पीकर इन दीज रीजन ओवरलुक्ड, और जो एक्चुअल जो रियल में इंग्लिश के स्पीकर्स हैं वो ज़्यादा देखे जाते हैं इस एरिया में। उसके बाद लिमिटेशंस क्या है? बेस्ड ऑन बेसिक डिस्टिंक्शन बिटवीन नेटिव स्पीकर एंड नॉन नेटिव स्पीकर्स, इसकी जो बेस है या इसकी जो बुनियाद है या इसमें जो फ़र्क है वो नेटिव स्पीकर और नॉट स्पीकर पे बेस करता है, मतलब मकामी और गैर मकामी। नेटिव स्पीकर्स बीइंग कंसीडर सुपीरियर रिगार्डलेस ऑफ क्वालिटी ऑफ द लैंग्वेज। नेटिव स्पीकर्स को सुपीरियर कहा जाता है, मतलब वो तरजीह दी जाती है उनको। इवन देन और भी लैंग्वेजेस हों तो तब भी इनको नेटिव जो स्पीकर्स हैं उनको ज़्यादा तरजीह दी जाती है। पिजन्स एंड कैरोल्स डू नॉट फिट इन द कैटेगराइजेशन। वो कहता है ये दो जो टर्म्स हैं ये इस कैटेगरी में फिट नहीं आती। चेंजिंग यूज़ ऑफ इंग्लिश यूज एज ए फर्स्ट लैंग्वेज इन आउटर सर्कल, मतलब आउटर सर्कल में इसको फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर तरजीह जाती है। इंक्रीज इन यूज इन एक्सपेंडिंग सर्कल, एक्सपेंडिंग सर्कल में भी इसका यूज़ होता है। सोशल पर्पज़ के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटी या स्कूल्स में भी हमारे इंस्ट्रक्शन हदायत के लिए इसका इस्तेमाल है। ग्रे एरियाज इन classification in and outer circles, learned as a first language, used as the home language, expanding outer circle, number of countries transition from English first language, English second language status। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं या लिमिटेशंस हैं। अगर लिमिटेशन ऑफ कैचरूज 3 सर्कल मॉडल 2 की बात करें तो स्टेटस ऑफ लैंग्वेज इन मल्टी लैंग्वेज सिचुएशन, बहुत सारी ज़बानों या उसकी सिचुएशन में हो सकता है। इन आउटर सर्कल bilinguals and multilingual use different for different language for different purpose। bilingual मतलब एक लैंग्वेज या 2 लैंग्वेज या बहुत ज़्यादा लैंग्वेज के लिहाज से इसका मुख्तलिफ मकासद है, मुख्तलिफ पर्पसेस हैं। एक्सपेंडिंग और आउटर सर्कल की बात करें तो नंबर ऑफ़ कंट्रीज इन ट्रांजिशन फ्राम EFL टू ESL स्टेटस के बहुत सारे कंट्री हैं जिनमें ट्रांजिशन होती है या चेंजिंग होती है फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज के तौर पे। डो नॉट डिफाइन यूज़र प्रोफिशेंसी, इसमें यूज़र की प्रोफिशेंसी या उनकी काबिलियत को नहीं डिफ़ाइन किया जाता। नेटिव स्पीकर्स में डेमोंस्ट्रेट पोर प्रोफिशेंसीज, हो सकता है कि जो नेटिव स्पीकर हैं वो जितनी भी अच्छी इंग्लिश बोलने वाले या अच्छी इंग्लिश जानने वाले जितनी भी मर्ज़ी महारत हो इंग्लिश में उनको डिमॉन्स्ट्रेट करने नहीं करेंगे, उसको पूरी कंसीडर करेंगे क्योंकि वो अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। इग्नोर्स वेरिएशन विद द सर्कल, मतलब वेरिएशन जो इसमें तब्दीलियाँ आती हैं उनको इग्नोर्स किया जाता है इन सर्कल में। लैंग्वेज सिचुएशन नॉट यूनिफॉर्म विद इन सर्कल, लैंग्वेज की जो सिचुएशन है, जो हालत है ना यूनिफॉर्म नहीं है। वेरिंग डिग्रीज ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, सोशल लिंग्विस्टिक वेरिएशन, तो ये से बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। द नेटिवनेस पैराडिगम्स,
जो नेक्स्ट टॉपिक है जो नेटिवनेस पैराडाइम्स क्या है। कहते जी नेटिवनेस प्रिंसिपल वाज द डोमिनेंट पैराडाइम इन सेकंड लैंग्वेज टीचिंग बिफोर द 1916। कहते जी नेटिवनेस या मुकामी असूल जो होते हैं वो गालब आते हैं दूसरी लैंग्वेज पे। ये वो कहता है कि 1916 से पहले की बात है। बाइनरी क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीकर्स नेटिव एंड नॉन नेटिव, बाइनरी क्लासिफिकेशन उनकी तकसीम की जाती है नेट। उसके बाद एक्सर्ट्स अ पावरफुल इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, एक बहुत अच्छा तासुर निकाला जाता है सोसाइटी पे। नेटिव स्पीकर आर द बेस्ट टीचर्स ऑफ इंग्लिश, जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो बेस्ट स्पीकर्स होते हैं इंग्लिश के। उसके बाद सर्व्स इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल फंक्शन, इसके अलावा नेटिव पैराडाइम्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल फंक्शन प्ले करती हैं। इट सर्व्स अ मॉडल एंड इंस्पायरेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर, मतलब एक मॉडल मिसाल के तौर पे या नमूने के तौर पे आपको मुतासर करती है सेकंड लैंग्वेज के तौर पे। क्रिटिसिज्म डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होता है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू पे। डिटर्मिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एज ए नेटिव एंड नॉन नेटिव स्पीकर डिपेंड ऑन द सोशल फैक्टर रेदर देन लिंग्विस्टिक। कहता जी डिटर्मिनेशन जो आइडेंटिटी का जो दायरा कार है वो सोशल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि सोशली लिहाज से इसको कितनी तरजीह दी जा रही है, ना कि लैंग्वेज को ब्रीफ किया जाता है या लैंग्वेज को तरजीह दी जाती है। रिस्ट्रिक्टिव सोशल एंड प्रोफेशनल आइडेंटिटीज़, प्रोफेशनल एंड सोशल आइडेंटिटी को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, महदूद किया जाता है। उसके बाद क्रिटिसिज्म और क्या हो सकता है। प्रोफिशिएंसी डिटरमिन्ड बाय द ऑर्डर ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, जो प्रोफिशिएंसी है या काबिलियत है उसको उसका तयन लैंग्वेज लर्निंग पे किया जाता है। ओवरलुक्स द फैक्ट दैट इंग्लिश यूज एज द होम एंड ऑफिशियल लैंग्वेज इन मैनी अदर कंट्रीज़। और ओवरलुक देखें तो इसको ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे भी यूज़ किया जाता है और अदर कंट्रीज़ के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। प्रमोट्स द इंग्लिश ऑफ द एथनिक एंग्लो स्पीकर्स, ये प्रमोट करती है, बढ़ाती है जो एथनिक एंग्लो स्पीकर्स होते हैं उनको। उसके बाद और बहुत सारा क्रिटिसिज्म है जिसमें नेटिव स्पीकर आर कंसिडर्ड फिट टू डिज़ाइन टीचिंग मेथडोलॉजी एंड स्ट्रेटजीज। कहता है सिर्फ नेटिव जो मुकामी हैं वो उनको सही करार दिया जाता है, फिट करार दिया जाता है उनके मेथडोलॉजी में या उनकी स्ट्रेटजीज़ में। काज डेफिशिएंसी इन द टेस्टिंग ऑफ इंग्लिश, वजूहात क्या हैं इनके टेस्टिंग ऑफ इंग्लिश में। काज नेगेटिव परसेप्शन ऑफ नॉन नेटिव स्पीकर्स टीचर एंड रिसर्चर्स, और नेगेटिव परसेप्शन क्या होती है नेटिव स्पीकर नॉन नेटिव स्पीकर्स या रिसर्चर के लिए। उसके बाद द नेटिवनेस पैराडाइम 2, प्रॉब्लम इन डिफाइनिंग नेटिव स्पीकर्स विच एक्सेंट विच सोशल ग्रुप, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं नेटिव स्पीकर्स के लिए। विच एज ग्रुप, तो ये सारी प्रॉब्लम्स उसने डिफ़ाइन किया। विच एज, अल्टरनेटिव्स टू नेटिव नॉन नेटिव डिस्टिंक्शन, मतलब नेटिव से मुकामी से नॉन मुकामी में जो फ़र्क होता है वो कैसे चेंज होता है। यूज़ ऑफ द टर्म एक्सपर्ट टू डिस्क्राइब अकम्प्लिश्ड यूज़र ऑफ इंग्लिश, मतलब एक्सपर्ट होना ज़रूरी होता है। एडवांटेजेस ऑफ द टर्म एक्सपर्ट, कि इसके फ़ायदे क्या हैं अगर एक्सपर्ट होना है। तो एक्सपर्टाइज इज़ नॉट आइडेंटिटी, एक्सपर्टाइज को तो एक्सपर्ट एक शनाख्त नहीं है। एक्सपर्टाइज लर्न नॉट इनेट, उसको लर्न किया जाता है, निगेट नहीं किया जाता। एक्सपर्टाइज इज़ रिलेटिव, एक्सपर्टाइज रिलेट करती है। एक्सपर्टाइज इज़ पार्शल होती है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके एक्सपर्ट के। एम्प्लाइज वैल्यू जजमेंट व्हेन कंस्ट्रक्टेड विद नॉन एक्सपर्ट, जो वैल्यूज़ या उसकी जो अहमियत है उसको जज किया जाता है नॉन एक्सपर्ट्स के साथ। रिकन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ द कंसेप्ट, मतलब रिकन्सेप्चुलाइजेशन दोबारा जो कंसेप्ट उसका क्लियर करना, उसको क्या कहते हैं। मोनोलिंगुअल इंग्लिश स्पीकर्स, एक ही मतलब चंद एक लोग या एक बंदा जो इंग्लिश स्पीकर होता है। बिलिंगुअल बहुत ज़्यादा, नॉन बिलिंगुअल जो मतलब बिल्कुल ही ना जानता हो। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिकन्सेप्चुलाइजेशन, इसके
चंद एक एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। उसके बाद रीड्राइंग द 3 सर्कल मॉडल, मतलब इसी सर्कल मॉडल को दोबारा ड्राइंग करना या एक मॉडल के तौर पे या एक सर्कल के तौर पे डिस्कस करना। उसमें उसने ये टेबल डिस्कस किया, इनर सर्कल, लर्नर 1 स्पीकर्स, लैंग्वेज 1 स्पीकर, आउटर सर्कल, लैंग्वेज 2 स्पीकर। तो इस तरह इसने डिफरेंट जो सर्कल डिस्कस किए हैं उसने इनको एक्सप्लेन किया है। उसके बाद रीड्राइंग द 3 सर्कल मॉडल 2, उसने मॉडल 2 को भी एक्सप्लेन किया है इन्हीं पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ में। तो ये लेसन 12 था, इसमें जस्ट उसने डिफरेंट सर्कल्स को डिस्कस किया है। मतलब इसमें आप लोग जब इसको ब्रीफली पढ़ेंगे, इसका आइडिया लेंगे, तो आपको ज़्यादा चीज़ें ऑथेंटिक समझ में आएंगी। कचरूज जो इसके मॉडल्स हैं उसमें उसने इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंग्लिश को डिस्कस किया। उसके बाद इस मॉडल इसके सर्कल की लिमिटेशंस, हदूद क्या हैं, हद क्या है, मतलब शॉर्ट कमिंग जिसे कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसने एक्सप्लेन की।